नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज का फोकस रहेगा नॉन एग्री पर, जहां पर जोरदार तेजी ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली है। कल न्यूयॉर्क सेशन में और अगर आज के बाजार की बात भी करें तो कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन अभी भी ऑन द हायर साइड ऑफ द रेंज। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, टैरिफ्स को लेकर चिंताएं हैं, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और साथ ही साथ जिस तरह का डेटा हमने आता हुआ देखा है पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो यूएस से है, चाइना से है, यूरोप से है, ऑन द वीकर साइड है, जिसका फायदा यहां पर डॉलर डिनोमिनेटेड टैंजिबल कमोडिटीज में देखने को मिला है। तो आज बात करेंगे यहां पर कि क्या आपके पोर्टफोलियो में और किस तरह से कारोबार किया जाना चाहिए सोने चांदी पर, जहां पर सोने में करीबन 2% की तेजी और चांदी में 5% का इजाफा पिछले 24 घंटे में या ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिला है। कॉपर एक और ऐसी कमोडिटी रहा जिसमें हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। एनर्जी मार्केट्स में भी आज दूसरे दिन लगातार बढ़त के साथ कारोबार है। हमारे साथ पैनल तैयार है जो आपको बताएंगे कि किस तरह से इन सभी कमोडिटीज में कारोबार करना चाहिए। हमारे साथ एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, रवि दियोरा जुड़े हैं कुंवर जी ग्रुप से और केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय, जिस तरह का रीबाउंड हमने स्पेशली चांदी में आता हुआ देखा, जिसने हेडलाइंस बनाई हैं, एक समय तो ऐसा लगा कि $35 पार करके शायद सस्टेन भी कर जाए। ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन इस रनअप को क्या टेक्निकल तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स में बहुत चेंज नहीं है, और यहां से क्या करने की राय है? बिल्कुल मनीषा जी, अगर हम देखें चांदी का फंडामेंटल में तो कोई मेजर चेंजेस नहीं। इनफैक्ट कल जिस ढंग से रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न बढ़ता हुआ दिखाई दिया, हालांकि ये बताया जा रहा है कि 18 महीने पहले इन्होंने प्रिपरेशन किया था, कल जाके एग्जीक्यूट हुआ है। बट मुझे लगता है कि अभी भी जो जियो पॉलिटिकल रीजन उसमें गोल्ड ज्यादा बढ़ना चाहिए था, बट उसके एवज हमने देखा चांदी में बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के ऊपर बिल्कुल टिक नहीं रही, तो लॉन्ग टर्म ये चीज तो क्लियर हो चुका है कि रेशियो यहाँ से अगर गिरावट लेता है तो चांदी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा। बिल्कुल इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने पिछले एक साल में देखा है कि प्राइसेस बार बार में $35 के ऊपर जाती जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इससे पहले भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम लास्ट ईयर मई ऑनवर्ड देख रहे हैं कि $35 का लेवल छू रहा जरूर है, बट टूट नहीं पा रहा है। हालांकि अभी भी मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म मतलब ये साल के अंत तक देखें तो 38 से $40 का लेवल दिखा सकता है। बट जब तक ये वीकली या मंथली पे 34 $34.5 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक बोलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज हालांकि यूएस और चाइना के बीच में ये फ्राइडे कुछ बैठक भी, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आती हुई दिखाई देगी। बट मुझे लगता है थोड़ा टाइम ले सकता है। आज उसी के लिहाजा हम 1% की गिरावट देख रहे हैं टेंटेटिवली। मुझे लगता है कि $32 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है वापस नई तेजी देखते हुए। बट हाँ, ईयर एंड हम $38-40 का लेवल आराम से क्रॉस करते हुए देखेंगे। हम्म। तो 32 का एक सपोर्ट है और 38 से 40 ऑन द हायर साइड इस साल के अंत तक आता हुआ नजर आएगा। अजय, इंडियन मार्केट्स में लाख रुपया हमने होल्ड करता हुआ देखा है, यहाँ पे क्या लेवल्स आप बनता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, अब लाख एक नॉर्मल हो चुका है। पिछले साल अक्टूबर में, फिर मार्च अप्रैल में भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम 1 लाख का लेवल छुआ है, बट इधर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वॉल्टिटी तो एक्सट्रीम बनी हुई है। एटीआर हम जो जनरली देखते हैं वॉल्टिटी के लिए, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि कम से कम 1,500-2,000 पॉइंट तो नॉर्मलाइजेशन है। मुझे लगता है एक लास्ट लेग ऑफ वीकनेस अगर मिल जाता है लेट्स से 93 94 के आसपास, तो वो एक बेहतरीन मौका रहेगा लेने के लिए। बट हाँ, ईयर एंड आपको 1,30,000 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे भी दिखाता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर चांदी में रह सकती है। और मनोज जी, आपको लगता है चांदी आउट परफॉर्म करेगी सोने को इस साल के बाकी के साल तक, या फिर आपको लगता है एक लंबा दौर देखना होगा? नमस्कार मनीषा जी। मेरा मानना है कि ये वर्ष में चांदी जो है वो सोने को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने गोल्ड में एक अच्छा रनअप जो है पिछले 2-3 सालों में देखा है। उस लिहाज से चांदी में उतनी बढ़त देखने को नहीं मिली है। वहीं चांदी अगर हम प्रीवियस हाई की बात करें तो उससे अभी भी काफी नीचे है। लगभग 30% जो है प्रीवियस हाई से कीमतें नीचे बनी हुई है। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन चांदी की कीमतों ने दिखाया है और इस वर्ष चांदी यहाँ पे सोने को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। ऊपर में बिल्कुल मैं भी अजय जी से सहमत हूं कि वर्ष के आखिर तक एक बार कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 38 से $40 तक जा सकती है और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 1,20,000 तक के स्तर बनना संभावित नजर आता है। हमारा मानना है कि यहाँ पे कोई भी गिरावट आएगी 97,000 से 94,000 के रेंजेस में, तो वो बिल्कुल एक बेहतरीन बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी सिल्वर में। और हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 90,000 के नीचे कीमतों को जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो कोई भी गिरावट आए तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और वर्ष के आखिर तक 1,20,000 तक का नजरिया यहाँ पे रखकर चल सकते हैं।
ऑलराइट, तो 94 97 पे खरीदारी करनी है और 1,20,000 तक के लेवल्स इस साल में देखने को मिल सकते हैं। अब ये तो बात हुई ऑफ कोर्स चांदी की। रवि, सोने को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि खरीदारी यहाँ पर भी है। 3400 छूते छूते रह गया, लेकिन एक 3200 3400 की अब रेंज बनती हुई नजर आ रही है सोने में। जरूर से काफी अच्छा सेफ हेवन बाइंग कल हमने आता हुआ दिखा। हालांकि जैसे अजय जी बात कर रहे थे, मनोज जी भी बात कर रहे थे, आई थिंक कल चांदी ने सबको ऐसा लग रहा था कल, क्योंकि जियो पॉलिटिकल रिस्क है तो चांदी कम चलेगी और गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा। बट ऐसा होता हुआ दिखा नहीं, क्योंकि लेटर ऑन न्यूज आए कि ये जो सप्ताह है उसके अंत के करीब यूएस एंड चाइना के बिटवीन कुछ टॉक हो सकती है। तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा सेफ हेवन प्रीमियम वहां पे कम हुआ। बट अभी भी रशिया का कुछ रिस्पॉन्स यूक्रेन पे आया नहीं। आई थिंक जिस हिसाब से उसको क्षति पहुंची है, मुझे लग रहा है कि रशिया थोड़ा एग्रेसिव नेशन है, तो आई थिंक कुछ रिस्पॉन्स आएगा। और अगर ऐसा कुछ आता है और नहीं भी आता है, तो तब तक ऐसा मुझे लग रहा है कि एक सेफ हेवन अपील है वहां पे बनी रहेंगे। लेवल स्पेसिफिक आई थिंक कोई भी गिरावट आती है 4 से 97,000 96,800, आई थिंक इट वुड बी न्यू नॉर्मल एंड आई थिंक नीचे बाय करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक अगर 96,200 का लेवल ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से कुछ स्टॉप लॉस रखें एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ भी 99,200 तक के लेवल वहां पे अप्रोच होते दिख सकते हैं। चांदी भी डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है, बट चांदी कल काफी अच्छी चली है। शायद आज इवनिंग सेशन में वहां पे वोल्टालिटी हो, बट अभी मीन्स के जिस हिसाब से प्राइसेस एंड वोल्टालिटी है, आपको ऑप्शन से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। चांदी अगर आपको यहाँ पे एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 98,000 का जो पुट ऑप्शन है चांदी का, वो अभी 1600 1700 के बिटवीन है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पुट सेल कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर नीचे पे आए तो आपकी पोस्ट 96,000 तक होगी एंड ये पुट ऑप्शन बेच के आप यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट यहाँ पे ट्रेंड है थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है। आज इवनिंग में शायद थोड़ी वोल्टालिटी दिखे, वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखना चाहिए। प्रियांक, इस साल के अंत तक कहाँ देखेंगे आप गोल्ड के प्राइसेस? गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड में रिलेटिवली अगर हम देखें तो काफी तेजी कंपेयर टू सिल्वर हमने इन लास्ट 3 मंथ्स एंड प्लस लास्ट ईयर में देख चुके हैं। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा कंपेयर टू चांदी। अगर गोल्ड की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 3500 जो रीसेंट पीक्स थे वहां तक एक बार फिर से रिविजिट हो सकता है। बट मानना है कि वहां से फिर से एक रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट्स में, और फिर से हम एक बार 3200 3120 जो रीसेंट लोज थे वहां तक फिर से गोल्ड के प्राइसेस में आ सकते हैं। तो मोर और लेस गोल्ड में अपसाइड यहाँ से रिलेटिव टू चांदी लिमिटेड दिखती है। तो इन्वेस्टर्स को यही सलाह रहेगी कि चांदी में रुझान बुलिश दिखता है। जिस तरह से अजय जी ने भी कहा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो क्लियरली बता रहा है कि 100 लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि सिल्वर वुड आउट परफॉर्म गोल्ड डाउन द ईयर। तो सिल्वर में जो भी करेक्शंस आता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू अक्यूमुलेट सिल्वर एट लोअर लेवल्स। और जिस तरह का अभी फंडामेंटल्स न्यूज फ्लो है, तो उसके लिए जो सेफ हेवन अपील है वो बुलियंस में रहेगी इन नियर टर्म। एंड चांदी में अगर करेक्शंस आता है, वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई रहेगी, जैसे भी हाई बीटा है रिलेटिव टू गोल्ड। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो बेस बिल्डिंग हुआ है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में वो अराउंड 96,000 के आसपास हुआ है। तो मुझे लगता है कि 96,000 95,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चांदी के प्राइसेस में। अगर वहां तक आता है तो अक्यूमुलेशन जोन रहेगा। एंड अगेन सिल्वर मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है डाउन द ईयर 1,20,000 के आसपास। रिलेटिवली गोल्ड भी मुझे लगता है कि मोटा मोटी बायस बुलिश ही रहेगा अगर चांदी परफॉर्म करती है। बट रिलेटिव टू चांदी वो कम परफॉर्म करेगा। तो फिर भी मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस हम 1 लाख के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। हम्म तो सोना लाख तक और चांदी 1.25 लाख तक यहाँ पर साल के अंत तक देखने को मिल सकती है। तो तेजी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही एक्सपेक्टेड है और सभी का व्यू भी यही है। अगर जैसे प्रियांक ने अभी कहा कि सोना 3500 तक जा सकता है और 3120 का यहाँ पर सपोर्ट है। जहाँ तक मनोज जी का कहना है, उनका भी यही कहना है कि चांदी 94 97 का आपको लो दिखा सकती है, लेकिन ऊपर की अगर बात की जाए तो 1,20,000 का स्तर इस साल के अंत तक देखने को मिल सकता है। और जो अजय ने हमें बताया है कि 35 38 40 ये एक कुछ प्राइस लेवल्स हैं जो आपको यहाँ पर चांदी में वॉच करने हैं, और 1,30,000 के लेवल्स यहाँ पर भी साल खत्म होते होते तक देखने को मिल पाएंगे। और सभी का व्यू यही है
कि इस साल के अंत तक चांदी यहां पर आपको आउट परफॉर्म कर सकती है। अगले 2-3 साल के व्यू में भी यही निकल के आ रहा है कि चांदी जिसने पिछले 3 सालों में अंडर परफॉर्म किया है, आने वाले 2-3 सालों में यहां पर आउट परफॉर्म कर सकती है सोने को। तो ज्यादा बेट्स यहां पर आपको चांदी में देख के करनी है। बात अब यहां पर कॉपर की करेंगे, क्योंकि ओवरनाइट 5% की बढ़त हमने यहां पर भी आते हुए देखी है। ऑलरेडी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर डबल कर दिया है टैरिफ्स को, 25 से 50% बढ़ा दिया है एल्यूमिनियम और स्टील में। क्या कॉपर अगला हो सकता है? ये ऑफकोर्स चिंताएं हैं बाजार में, और साथ ही साथ एक नियर टर्म सप्लाई क्रंच भी देखने को मिला है, जिसका फायदा कॉपर ने उठाया है। अजय, 5% की बढ़त ओवरनाइट मार्केट में जिस तरह से कमोडिटीज भागी हैं, क्लियरली टैंजिबल कमोडिटीज के लिए एक रिस्क ऑन था यहां पर। कॉपर की 5% की मूव कैसे देखते हैं? देखिए, अभी भी जब हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं तो कॉपर को पीछे छोड़ नहीं सकते हैं। रिसेंटली भी हमने देखा था कि जनवरी में जैसे टैरिफ का टेंशन बढ़ा हुआ था, तब भी हमने देखा यूएस में काफी अच्छी बाइंग हुई, इंपोर्ट्स हुए, और उसी के चलते हमने प्राइजेस को एक बार तो 10,000 के ऊपर भी जाते हुए देखा। हालांकि प्राइस टिक नहीं पाया, और जैसे ही हमें पता चला कि भाई टैरिफ के अंदर एक्सक्लूज हुआ है, उसके बाद हमने गिरावट भी देखी। बट आई थिंक द प्राइस नियर टू 850 860 ऑन डोमेस्टिक मार्केट इज वेरी गुड टू बाय एंड होल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो अनसर्टेनिटी है, ये हमने देखा ऑलरेडी। जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसके ऊपर वापस रिव्यू कर रहे हैं, और कोई भी इकोनॉमी 20-25, ठीक है, 15-20% का टैरिफ रहता है तो एक एडजस्टेबल है, बट इसके बियॉन्ड जो बातें हो रही है, कल भी हमने देखा यूरोजोन से अपडेट आया कि स्टील के ऊपर एल्यूमिनियम पे 50% हो जाएगा, कल का उसका डेडलाइन है। बट आई थिंक उससे पहले रिवर्क होते हुए दिखाई देंगे। तो आई थिंक कॉपर एक रेशियो है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड कॉपर रेशियो। तो गोल्ड रिप्रेजेंट करता है अनसर्टेनिटी को। तो अब अगर ये रेशियो को पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, तो ये काफी ज्यादा टॉप कर चुका है, और यहाँ से पूरी गुंजाइश है कि ये रेशियो में वापस हम एक पुल बैक देखें, जो क्लियरली डायरेक्शन दे रहा है कि कहीं ना कहीं गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग या स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट कॉपर में एक बड़ा जंप आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ बहुत क्रुशियल है ये लेवल पे कोई भी डिसीजन लेना। बट मुझे लगता है कि कॉपर इस वक्त 9500 के आसपास चल रहा है। अगर कंजर्वेटिवली पकड़े तो मुझे लगता है 10,000 10,200 तक का लेवल एटलीस्ट Q4 के मिड तक हम देख पाएंगे, क्योंकि कंजम्पशन धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबल होगा, वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो आई एम बुलिश ऑन कॉपर, बट एज ऑफ नाउ 10,000 10,200 तक का लेवल हम Q3 के एंड में या Q4 के मिड तक देख पाएंगे। ऑलराइट, यानी 10,000 $10,200 पर टन का स्तर यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में एल्यूमी के प्राइसेस आपको दिखा सकते हैं। तो अच्छी खासी तेजी के एक्सपेक्टेशन वहां पर आते हुए, मनोज जी, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, तीनों में ही आपकी टॉपिक यहाँ क्या रहेगी? निश्चित रूप से मनीषा जी, कॉपर ही बेहतर रहेगा। उसके पीछे दो तीन रीजन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉलर में जो गिरावट देखने को मिल रही है, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया मॉर्गन स्टैनली का, वो भी ये बता रहा है कि आने वाले एक साल में लगभग 10% की गिरावट और यहाँ पे डॉलर में देखने को मिल सकती है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यूएस ट्रेड टैरिफ के चलते यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है वो आर्बिट्रेज के चलते लगातार जो है यूएस जो है वेयर हाउसेज में शिफ्ट हो रही है, और एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे शंघाई और एलएमई वेयर हाउसेज में इन्वेंट्री में देखने को मिल रहा है। तो इसका बेनिफिट भी कॉपर की कीमतों को आने वाले समय में मिलेगा। और जिस तरह से यहाँ पे डॉलर में जो गिरावट रहेगी, उसका सपोर्ट भी रहेगा। और वर्ष 2026 में फेड की तरफ से भी यहाँ पे रेट कट्स आते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से यूएस इकोनॉमी के ऊपर लगातार प्रेशर बन रहा है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर ही यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, और अगले एक साल में कीमतें 10,500 से $11,000 तक एलएमई टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से अगर हम बात करें तो भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 1000 तक के जो स्तर है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये लंबी अवधि का रहेगा टारगेट। अगले एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2026 मिड तक ये जो लक्ष्य है ये देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक दायरा बना रह सकता है, लेकिन बड़ी डाउनसाइड यहाँ पे नहीं लगती है। $9,000 जो है कॉपर के लिए एलएमई पर अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 800 से 820 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो कोई भी डिक्लाइन आता है यहाँ पे टैरिफ के चलते, तो वो एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए। ऑलराइट, हायर हाइज यहाँ पर कॉपर में भी आते हुए, प्रियांक, आपकी क्या सेंस है? क्योंकि अजय जी 10,000 10,200 कह रहे हैं, और $11,000 पर टन तक के लेवल्स मनोज जी को भी लगता है यहाँ पर कॉपर दिखा सकता है। आपके क्या लेवल्स होंगे? डेफिनेटली मोरलेस कंकर करते हैं हम ओके। व्यूज के साथ। मुझे भी लगता है कि कॉपर में अगर हम देखें प्राइस मूवमेंट लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस या मे बी एक महीने का भी हम देखें, तो 850 830 ऑन द डाउन साइड ये एक सपोर्ट का बैंड है, एंड 860 870 ये एक अपर साइड रेजिस्टेंस है। और जिस तरह से अभी फंडामेंटल्स है, तो कोई जो भी गिरावट आती है, मुझे लगता है कि ऑन द लोअर साइड
कुशन रहेगा अराउंड 820 840 जोन्स में, वो एक अक्यूमुलेशन जोन रहेगा। एंड डेफिनेटली जो रीसेंट हाइस दिखे थे अराउंड 920 के आसपास एमसीएक्स पे, तो वो मुझे लगता है कि ब्रीच होते हुए दिखेंगे इन नेक्स्ट 3 to 6 months। तो ओवरऑल जो अंडरटोन है मेटल्स का वो बुलिश है। एंड जो भी डिप्स आती है वो एक अक्यूमुलेशन करना चाहिए ऑन लोअर लेवल्स। सपोर्ट मैं देखता हूँ अराउंड 850 830 जोन्स, तो वहां पे मिलता है कॉपर, तो बाई किया जा सकता है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्पस। एंड 940 960 ऑन द हायर साइड, ये एक टारगेट्स रहेंगे। हम्म तो तेजी बरकरार यहाँ पर रह सकती है। रवि, आपके क्या टारगेट्स हैं कॉपर के लिए, और आप भी क्या कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में कॉपर पे ही यहाँ पर ट्रेड करना चाहेंगे? जैसे फंडामेंटल जहाँ पे है मीन्स के वहीं स्टिक रहना बेटर होता है, रिस्क रिवॉर्ड वहीं फेवरेबल है। एंड पर्टिकुलर देखे तो इसमें अभी मीन्स के फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकता है, लाइक कि जिस हिसाब से जो यूएस में ये टैरिफ रेस किए 25 से 50, सबसे ज्यादा गिरावट दो सेक्टर में आई थी, एक थी ऑटो सेक्टर एंड सेकंड था रियल एस्टेट। तो आई थिंक ये इकोनॉमी के बैकबोन सेक्टर है दोनों। एंड पर्टिकुलर यूएस में तो काफी लोग मीन्स इकोनॉमी का बैरोमीटर मानते हैं ऑटो कंपनी, ऑटो सेल्स को। तो आई थिंक अगर इकोनॉमिक बैरोमीटर में, दोनों बैरोमीटर में अगर कुछ सेल्स में या कुछ कोस्ट में प्रॉब्लम आता है, तो मेरे हिसाब से यूएस को ही फर्क पड़ेगा कि ये टैरिफ ये लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑपरेशनल लेवल पर देखें, सारी जो कंपनीज लाइक न्यूकोर है, साथ में स्टील डायनामिक्स है, मीन्स के आर्सलर मित्तल है, वेदांत है, उसके सारे ऑपरेशनल मार्जिन 8 to 10% से ज्यादा नहीं होते। तो आई थिंक अगर 50% टैरिफ लगाते हैं तो वो पास ऑन हो गए। तो अगर यूएस ये टैरिफ पास ऑन करता है तो आई थिंक डिमांड में काफी बड़ा प्रॉब्लम होगा। मुझे लग रहा है इनिशियल जेस्चर है, शायद महीने में ये डिसीजन शायद रिवर्स भी हो और ये रेसिप्रोकल एंड बेस टैरिफ पे इसको जोड़ भी दिया जाए। तो ऐसा कुछ होता है तो एक अच्छा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि कॉपर में अगले महीने अच्छे रैली आ सकती है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन होगा in domestic prices from the 920 to 828, मुझे लग रहा है ये रेंज में रहेगा। बट ऑल ओवर मेरा भी टारगेट, जैसे मनोज जी ने 4 डिजिट में टारगेट दिया, मुझे भी लग रहा है कि एक बार 980 से 1000 तक के लेवल आपको ये अगले 6 महीने में कॉपर दिखा सकता है। ये वैसे भी देखे तो इसमें दूसरा एक एडवांटेज क्या है कि ये कॉमोडिटी जब चलती है तो सबसे बड़ा इश्यू आता है चिले में, कि वहां पे जो माइनर्स है उसमें एम्प्लॉयज अनरेस्ट करते हैं, वो वहां पे आपको वेतन के लिए या उसमें इजाफा होने के लिए काफी बड़े इंटरेस्ट होते हैं, लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। जी क्योंकि हाँ। उसको ऐसा लगता है कि अगर रियलाइजेशन अच्छा कंपनी को मिल रहा है तो कंपनी उसको पास ऑन नहीं कर रही, अच्छी सैलरी नहीं हम्म देती। तो एक हम्म एडेड एडवांटेज होता है जब भी कॉपर के प्राइस चलते हैं, एक एडेड एडवांटेज होता है कि सप्लाई के क्रंच काफी बढ़ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब रैली आएगी, थोड़ी स्टिप आएगी, शायद नेक्स्ट मंथ से उसकी शुरुआत हो जाए। ऑल राइट, जी हाँ, ऑफ कोर्स वो हमेशा हम आता हुआ देखते हैं कि जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो वेज नेगोशिएशंस यहाँ पर माइंस में बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो उसके ऊपर नजर रखनी होगी। वेल, इसी के साथ लेकिन एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एनर्जी की, क्योंकि कच्चे तेल में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। कितनी सस्टेनेबल है, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। कच्चे तेल से देखेंगे अब यहाँ पर बात, क्योंकि आज दूसरा दिन है जहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है। लेकिन आपको याद भी दिला दें कि ये 2025 तीसरा ऐसा साल है जब हम नेगेटिव में कच्चे तेल में कारोबार कर रहे हैं। 2023 और 24 की गिरावट के बाद 25 में भी अब यहाँ पर 13% की गिरावट के साथ कच्चे तेल में कारोबार है। अजय, इवन एज काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं यहाँ पर, चाहे रशिया यूक्रेन है, कनाडा वाइल्ड फायर्स है, यूएस में रिग पॉइंट में लगातार गिरावट है। लेकिन इन सबके चलते भी इवन एज निचले स्तरों से खरीदारी है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव। बिल्कुल देखिए, 2025 ये चीज तो क्लियर था कि हमारे पास सप्लाई काफी अच्छी रहनी है। हालांकि बीच बीच में हम देख रहे हैं कि जनवरी में $83 का लेवल छूने के बाद मार्केट 60 के नीचे भी निकल गया था। बट मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 60 के नीचे ब्रेंट टिकने वाला नहीं है। नो डाउट जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल टेंशन है, वाइल्ड फायर है, एक चीज और ओपेक इस बार कंटिन्यू कर ही रहा है। बट हरिकेन सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के चलते भी हम देखेंगे सप्लाई डिस्टर्बेंस रहेगा। तो अनलेस एंड अनटिल 66-50 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आई थिंक मार्केट एक दायरे में रहेगा। बट हाँ, हरिकेन सीजन में इस बार सप्लाई डिस्टर्बेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो प्राइसेस को वापस 68 की तरफ ले जाएगा। बट कभी भी जब ये जंप आएगा, सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज
ओपेक से जो सप्लाई रहेगी वो प्राइजेस को कैप करता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट पे भी 5000 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, करीबन इसके नीचे सस्टेनेबल नहीं है। हायर साइड पे इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता है कि ये 55-56 के ऊपर जाए, बट एज एंड व्हेन क्वार्टर 3 में हम एंटर करेंगे, ये 5850 59 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, बट सप्लाई इस बार हमारे पास काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। मनोज जी, कैसे देखते हैं आप भी प्राइसेस, क्योंकि पिछले साल का एवरेज $80 के आसपास है, इस साल हमने 60 के आसपास 62 के आसपास का एवरेज बनता हुआ देखा है। आपको भी लगता है कि एक प्रेशर ज़्यादा रह सकता है? प्रेशर यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा ईज होता हुआ नजर आएगा मनीषा ओके। जी, क्योंकि जो हमने लगातार 2 सालों से यहाँ पे इन्वेंट्री बिल्टअप देखा था, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे प्राइसिंग है। और लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड क्वार्टर से थोड़ा सा जो डिमांड है वो पिकअप होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज है, अगर हम मैं WTI की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 62 से 65 के बीच में रह सकता है, और डाउन साइड यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगी। तो उस लिहाज से जो रेंज है वो 5050 से 5800 WTI के लिए भारतीय बाजारों में ये वर्ष में रह सकती है। हम्म प्रियंका, आप कैसे देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस को यहाँ से जाता हुआ नियर टर्म एंड स्लाइटली लॉन्गर टर्म? अगर किसी को स्ट्रैटेजी बनानी हो तो क्या राय है? देखिए, नियर टर्म में एक वेल डिफाइंड रेंज में हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल को ट्रेड करते हुए लास्ट एक महीने का अगर हम रेंज देखें तो 5500 और 5000 ऑन MCX, ये एक रेंज में ट्रेड्स होते हुए दिखे हैं हमें। तो जो रेंज एस्टैब्लिश्ड है, तो ट्रेडर्स के लिए यही सलाह रहेगी कि सपोर्ट ऑफ द रेंज पे बाय किया जा सकता है, रेजिस्टेंस पे सेल किया जा सकता है, ये एक रणनीति किया जा सकता है। तो जो रेंज है अराउंड 5000 5100 वो सपोर्ट रहेगा, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 5400 5500 वो सेलिंग रेंज है। बट मुझे लगता है कि ये जो रेंज कंसोलिडेशन का फेज जो है वो एंड जब भी होगा, तो ब्रेकआउट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट हो सकता है। और एक बार हम 5500 5600 के ऊपर सस्टेन होता हुआ देखेंगे, तो वहां से मुझे लगता है कि 200 to 300 पॉइंट्स का रैली ऑन द हायर साइड अराउंड 5800 टू 6000 जोन्स तक आ सकता है। तो फिलहाल नियर टर्म में ये रेंज रहेगा, बट अल्टीमेटली ये रेंज का ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर आते आते कच्चा तेल आपको तेज़ी भी दिखा सकता है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। रवि, आपकी क्या सेंस है? आपको भी लगता है कि बॉटम के हम करीब हैं, यहाँ से कुछ बढ़त की ही एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए बाकी के इस साल के लिए? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि अभी तो दोनों साइड के फैक्टर है, सप्लाई एंड डिमांड, दोनों साइड से कुछ ना कुछ न्यूज, कुछ ना कुछ इवेंट पे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे ये क्वार्टर मंथ्स के ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा। एंड पर्टिकुलर ओपेक जो डिसीजन लिया है, एंड ओपेक का जब भी ये डिसीजन रिवर्स होगा, जो सप्लाई बढ़ा रहे, जब से ये सप्लाई बढ़ने का डिसीजन आए उसके बाद ही प्राइसेस में करेक्शन है। अगर ये डिसीजन निकल भी गया तो भी मुझे लग रहा है कि जो यूएस है अभी तक वो अदर ऑयल फील्ड है उसको अलाउ नहीं किया है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बैन किया था उसको अभी भी ओपन होना बाकी है। और अगर ये लैंड अलोकेट होती है माइनर्स को एंड मिल्स के एक्सप्लोरर को, तो मुझे लग रहा है कि यूएस पे एक एडिशनल सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो इमीडिएट पर्सपेक्टिव से मुझे ब्रेंट में ऐसा लग रहा है कि जो मेजर लेवल्स है वो अराउंड 60 से लेके 70, यही $10 के रेंज में रहेगा। बट एज अ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इंडिया के लिए तो सबसे बेटर है, बहुत ज्यादा करेक्शन हो तो भी हमारे रेमिटेंस कम होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़े तो भी हमारे लिए इंपोर्ट बिल पे प्रेशर आता है। मेरे हिसाब से इंडिया के लिए सबसे बेटर कंडीशन है कि ये रेंज में रहे। और मेरा आउटलुक ऐसा है, मुझे लग रहा है कि टिल क्वार्टर मीन जुलाई एंड तक एटलीस्ट यहाँ पे ये रेंज रह सकती है। अगस्त ऑनवर्ड जैसे आगे अजय जी बात कर रहे थे, जब हरिकेन सीजन चालू होगी, सप्लाई में विक्षेप एंड डिस्टर्बेंस चालू होगी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि वहां पे एक रिलीफ आ सकते हैं। सेकंड, जो रेसिप्रोकल टैरिफ एंड टैरिफ वाला भी मामला, आपको जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक में ये एक मंथ के जो भी होगा, या लगेगा नहीं लगेगा, वो एक डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि अगस्त ऑनवर्ड आपको यहाँ पे एक अच्छी रैली की उम्मीद करनी चाहिए। टिल द टाइम एक $10 के एक रेंज में प्राइसेस घूम सकते हैं। तो ये तो बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर रेंज बाउंड टू स्लाइट पॉजिटिव इफेक्ट हम यहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं। अजय जी, आपने हरिकेन की यहाँ पर बात की और वो एक चीज़ है जो नेचुरल गैस को भी इम्पैक्ट करती है। अगर ओवरनाइट हमने 2% की तेजी क्रूड में आते हुए देखी, तो नेचुरल गैस के प्राइसेस एक समय पे 8.5% की बढ़त भी दिखा रहे थे। तो नेचुरल गैस पे क्या सेंस है? बिकॉज हरिकेन के साथ साथ जो विंटर सीजन की डिमांड है वो भी हम सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड से यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं। आई थिंक आउट परफॉर्मेंस हम देखेंगे नेचुरल गैस में। ऑलरेडी हमने जनवरी से ही देखा था
डिमांड डिमांड ठीक ठाक चल रही थी, बट उसके बाद हमने देखा एक अच्छा खासा फॉल भी आया था। बट अगर आप सीजनैलिटी देखते हैं तो अप्रैल ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि समर स्टार्ट हो जाते हैं, डिमांड जनरली नहीं होती। ऐसे पीरियड में यूरोपियन नेशन अपने स्टोरेज को रिफिल करते हैं, जो नीचे में हमने करीबन आई थिंक 31-32 तक का लेवल देखा, इस वक्त 45-46% है। वाई ओ वाई कंपेयर करें तो पिछले साल करीबन 62 से 65 के करीब ये स्टोरेज कैपेसिटी थी। हालांकि लास्ट मंथ हमने एक अपडेट आते हुए देखा, जो इनका टारगेट था पहले 90% का था, वो घटा के 83% कर दिया, बट फिर भी काफी बड़ा गैप है। तो एक यूरोप कंटिन्यू बाय करेगा। हालांकि रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर तनाव बढ़ता है तो ये यूरोपियन गैस को और कॉस्टली करेगा। अभी भी कुछ सप्लाई रशिया से आ रही, इसका भी एक सपोर्ट मिल रहा है, स्टोरेज का सपोर्ट मिल रहा है। मेंटेनेंस के लिए भी हमने देखा नॉर्वे में कुछ मेंटेनेंस के लिए शटडाउन है, उसकी वजह से भी एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि नेचुरल गैस इस बार आउट परफॉर्मिंग रहेगा। इमीडिएटली मुझे लगता है वोल्टिलिटी एक्सट्रीम है, तो 300 290 का लेवल फिर से दिखाने की चांसेस है। बट आई थिंक हायर साइड की अगर बात करें तो मुझे लगता है 400 तक का लेवल हम क्वार्टर 3 के एंड तक, तो विंटर स्टार्ट होने के पहले तक अगर हम देखें तो 400 का लेवल आराम से हम नेचुरल गैस में फिर से रिगेन करते हुए देखेंगे। ऑलराइट, तो यानी कि ओवरऑल कमोडिटीज में यहाँ पर अच्छी सेंस बनती हुई नजर आई है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपको सोना और चांदी बाय करने को बोला है। चांदी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है, कच्चा तेल थोड़ा सा रेंज बाउंड है, लेकिन नेचुरल गैस आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और साथ ही साथ जहां तक मेटल्स की बात है, वेल कॉपर आपका एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। बड़े नंबर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, शायद ऑल टाइम हाइज हम यहाँ पर कॉपर में बनता हुआ देखें इस साल, अदरवाइज अगले साल। इसी तरह की सेंस हमें यहाँ पर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस से भी आती हुई नजर आई है। वेल आप सभी का धन्यवाद आज साथ हमारे यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर चर्चा करने के लिए। जो इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है उसकी क्या सेंस बनाएं और कैसे उसे स्ट्रैटेजाइज करें, ये भी हमारे दर्शकों को आज बताने के लिए। वेल इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर।